हाय बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स में क्या पढ़ा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो आपकी स्केलर होती हैं। ये जस्ट एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। फिर हमने वेक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने वेक्टर्स की एडिशन पढ़ी थी, दो वेक्टर्स ऐड होके उनका रिजल्टेंट क्या रहता है। और रिजल्टेंट में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसी तरह से हमने दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। फिर एक और चीज़ पढ़ी थी हमने जिसको बोलते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर के दो डायरेक्शन में एक्स और वाई में क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने तीन जो 3 डायमेंशनल वेक्टर रहता है यानी कि वेक्टर इन स्पेस, ठीक है, उसका आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आज वेक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, बेसिकली हम वेक्टर्स के दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे जो स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं। ऐसा है कि वेक्टर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर आता है आजकल, तो थोड़ा उसमें एप्लीकेशन बेस्ड ही रहता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में एक चीज़ उसमें हमें करनी थी, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो ज़ीरो वेक्टर का सच क्या मतलब होता है, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, उसमें मैं माइनस से वेक्टर ऐड कर दूं तो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि ज़ीरो तो ज़ीरो है, इसकी ना डायरेक्शन होगी ना इसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन हम इसको ज़ीरो वेक्टर क्यों बोलते हैं, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, देखो वेक्टर जो है ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है। तो लेट्स से कोई बॉडी है वो इधर से इधर मूव करती है, ठीक है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब इधर जाएगी तो दिस इज़ पॉजिटिव वे, ठीक है, ये ओरिजिन है इसका। यहाँ से ये उतना ही अगर वापस आ जाती है तो ये क्या होगा, माइनस है, ठीक है। तो वेक्टर्स की टर्म्स में हम क्या बोलते हैं कि भाई ज़ीरो वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई बॉडी अगर किसी एक डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, और फिर वहाँ से उल्टी डायरेक्शन में आके वो फिर जो इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पे आ जाती है, तो ये जो नल वेक्टर जो है, ठीक है, ये डिफ़ाइन करती है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये जो नल वेक्टर है, ठीक है, इसकी जो इम्पेंडिंग डायरेक्शन होती है, यानी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्शनलेस है, ठीक है, इसकी इम्पेंडिंग डायरेक्शन होती है, यानी कि ये जब भी ये चलेगा आगे तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसलिए ये नल वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, हमने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे तो एक चीज़ आपको पढ़ाई जाती है कि अगर ये एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये वेक्टर अगर ए है, इसका एक्स के साथ अल्फ़ा एंगल है, वाई के साथ बीटा एंगल है और जेड के साथ इसका गामा एंगल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। वाई के साथ कंपोनेंट क्या होगा, अभी यहाँ साइन थीटा नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ बीटा लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा लेता तो यहाँ ये साइन थीटा हो जाता, ठीक है, लेकिन मैं बीटा लूँगा तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। ए वाई विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ बीटा, ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ गामा, ठीक है, ओके। तो ये कॉस जो हैं, कॉस अल्फ़ा बीटा गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शंस बताते हैं, ये किस डायरेक्शन में एंगल है, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, उसका रूट जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इनकी जगह अगर मैं ये भर दूँ, ठीक है, कि a इज़ इक्वल टू, यहाँ ए स्क्वायर कर लेते हैं, रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा इधर। तो ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स क्या है हमारा, ए कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर, ए कॉस बीटा होल स्क्वायर,
ए कॉस गामा होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। इसको मिटा दें, यहाँ से मिटाते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर, इसका कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बच जाएगा, ठीक है। ये सारे ये फिगर आ गई, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज़ 1, ठीक है, समझ गए। तो आपको एक और चीज़ पढ़ाई जाती है इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। इसी को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे को पता है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि देखिए ख़त्म नहीं होगा सिलेबस, और हमारी ये कोशिश है कि आपका सिलेबस जो है वो 11th और 12th दोनों का मिला के जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये क्या होता है, 1 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो क्या किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे आ जाएगा, ये 1 है और ये 1 2 और ये 1 3, ठीक है, 3 और -1, ठीक है, 2 आ जाएगा, ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका कोसाइन, ये अपना साइन की टर्म्स में ये 2 के बराबर है, कोसाइन की टर्म्स में ये 1 के बराबर है, कहीं कहीं आपको ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको मिटा दें, अब ये आगे करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ। देखिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो रेलिवेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जिनका अल्टीमेटली मतलब कोई होता नहीं है, ठीक है, वो कहीं यूज़ ऐसे होती नहीं है, तो सुपरफ्लस चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स, देखिए 2 तरह से प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों का जब 2 वेक्टर्स मिलके कोई स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स इज़ अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर, लेकिन जब दोनों वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं तो ये जो वर्क डन देते हैं, वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉर्मल अलजबरा नहीं है, ठीक है। इसमें 2 वेक्टर्स जो हैं मिलके प्रोडक्ट, उनका स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं कि भाई जब कोई 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी, उनका जो प्रोडक्ट है, ये बाद में बताते हैं ये इसका मतलब क्या होता है, ये डॉट का मतलब क्या होता है, ये बाद में हम इंडिविजुअली जब इनको डिस्कस करते हैं तो फिर बताते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट जब कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो भाई इसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए। चलिए अब जैसे इसकी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। टॉर्क जो रहता है, ठीक है, वो आपका जो रेडियस होता है, सॉरी जो फोर्स आर्म रहती है, डिस्टेंस और फोर्स का, ठीक है, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट एक क्वांटिटी होती है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्क इज़ ए वेक्टर। तो जब 2 वेक्टर्स जो हैं, प्रोडक्ट जो उनका जब वेक्टर क्वांटिटी बनती है, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। अब हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करते हैं।
स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ इसको डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके लिखने का तरीका जो है वो ऐसा है कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए डॉट बी, देखिए डॉट, ठीक है, ये ऐसे ही दर्शाते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यानी कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये थीटा, ठीक है। सॉरी, इसको हम ऐसे करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये फार्मूला आपको याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए क्या है? देखिए, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को जनरली कि ये ए वेक्टर क्या है। देखिए, ए वेक्टर क्या है, ये इस फॉर्म में है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, इसीलिए यहाँ ये लगी हुई है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। बी क्या है? बी इज़ आल्सो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि आई जे के की टर्म में, ठीक है, बी जेड के, ठीक है, समझ गए। जब भी आई जे के हो तो इसका मतलब वो क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ए क्या है? ए इज़ बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज़ ओनली अ नंबर, ठीक है, इसमें आई जे के कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से बी क्या है? बी इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इट इज़ आल्सो ए नंबर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये जब क्वांटिटी लेंगे आप तो क्या होगा, एक्स मतलब आई जे के की टर्म में होगी, बी जो लेंगे वो भी आपका आई जे के की टर्म में होगा, जहाँ भी वेक्टर लगेगा वो ऐसी फॉर्म में होएगी, ठीक है। और यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? कि अगर ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखिए, ए डॉट बी जो है ये मैक्सिमम कब होगा? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो ए बी के बराबर होता है मैक्सिमम, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ओके, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? 0 कब होता है? व्हेन कॉस थीटा 0 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। आगे जाके वर्क एनर्जी पावर में आप पढ़ोगे कि जब फोर्स जो होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, देखिए वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इसका मतलब क्या हो गया? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। जब इन दोनों में थीटा जो 90 डिग्री है, ये अगर फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, थीटा 90 डिग्री है, तो देयर इज़ नो वर्क डन, ठीक है, काम ज़ीरो। यानी कि एक कुल्ली भाई साहब चल रहे हैं सामान लेके, सिर के ऊपर बोझा है, ठीक है, वो चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप साइंसदान जो हैं, विद्वान लोग, वो बोलेंगे कुछ काम नहीं किया आपने साइंटिफिकली, W इज इक्वल टू 0, ठीक है, जाती है ना। हाँ, साइंस ऐसे ही काम करती है, ठीक है। अब इसको एक और चीज़, एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। ये ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर का मतलब क्या होता है? जब मैं यहाँ से ऊपर से टॉर्च मारूँ, यहाँ से, ठीक है, इसको देखूँ, तो इसकी जो शेडो है यहाँ कितनी बनेगी, कैसी बनेगी? तो ये कहीं ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये वाला एंगल, ये जो ए है, ये यहाँ ऐसे करके आएगी, इसकी जो शेडो होगी उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि ये क्या है, यानी कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग इज़
कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में ये थीटा है, तो क्या होगा ये ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, समझ गए। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ऑन बी इज़ ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी ए एंड बी, ठीक है। और मेरे को ये प्रोजेक्शन निकालनी हो ए कॉस थीटा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अगर मेरे को ये निकालनी हो, यानी कि मेरे को निकालनी ही प्रोजेक्शन हो, तो ए कॉस थीटा इस इक्वेशन से क्या होएगा, ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन लें। तो सबसे पहले ऐसा ना, पहले हम इसको मिटा देते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। एक चीज़ और हमने सीखी कि ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से मेरे को अगर प्रोजेक्शन निकालनी है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स से देखो, उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमने देखा कि ए डॉट बी जो है वो क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये सिस्टम हमने पढ़ा था कि अगर मैं यूनिट वेक्टर जो होता है इसकी टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स की डायरेक्शन में आई है, वाई की डायरेक्शन में जे है, जेड की डायरेक्शन में के है, ठीक है, राइट। अब देखिए, अगर मेरे को निकालना हो आई डॉट आई, ठीक है, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ दोनों में एंगल कितना है, ज़ीरो, ये एक ही है ना, ठीक है, 0 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कॉस ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, आई डॉट आई जो होता है वो आपका 1 होता है। अब देखिए, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से जे और जे के बीच में भी एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। इसी तरह से के डॉट के इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ होंगी, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को ये आई और जे के बीच में देखना है, यानी कि आई डॉट जे क्या होगा, आई जे कॉस ऑफ थीटा। आई और जे में कितना है, 90 डिग्री, जे कॉस 90 डिग्री 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इन दोनों में, ये इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री होगा, ये भी 0, ठीक है। के और जे के बीच में भी जे डॉट के ये भी 0 होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास ये वेक्टर नोटेशन में है, ये भी वेक्टर नोटेशन में है, आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं एक, देखिए क्वेश्चन, ए वेक्टर है आपका 3i प्लस 2j माइनस 3k, बी है आपका 2i माइनस 3j प्लस k, ठीक है। मेरे को निकालना है ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी देखिए, ये वह फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें थीटा पता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हम इसका जो रिजल्टेंट है या इसका जो ये प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, यस। कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी, ए क्या है 3i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, डॉट 2i माइनस 3j प्लस k, ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो i डॉट आई होएगा, ठीक है, 3 इंटू 2 और i डॉट आई क्या रहता है, i डॉट आई इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट
के इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी फिगर आएगी। जब आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ होगा, या के आई के साथ होगा, तो आपका जो 0 आएगी फिगर, ठीक है। तो ये आई के साथ आई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके साथ 1 आएगा, प्लस 2j 3j, 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 3, ये यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ भी -3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3 2 या 6, -6 -3, -3 इज़ द आंसर, ठीक है। इसमें किया गया 3 इंटू 2 6, और अगर मैं 3 इंटू 3 करता है तो ये मैंने 9 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आई डॉट जे हो जाता है, वो 0 होता है। इसी तरह से आई और के ये भी 0 होता है, ठीक है। ओके, समझ आ गया होगा, आसान है। ओके, अगर मेरे को क्वेश्चन a इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j, b इज़ इक्वल टू j, ठीक है, ये मेरे को दो वेक्टर्स दिए हैं, मेरे को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है। सॉल्यूशन हमें पता है प्रोजेक्शन ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होती है, a cos थीटा। ये किसके बराबर है, ये वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला, ठीक है, a डॉट b डिवाइडेड बाई b, यहाँ b यह है मैग्नीट्यूड है b का, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा, 2i प्लस 3j डॉट j, ठीक है, i डॉट j 0 0 प्लस j डॉट j 1 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। b का मैग्नीट्यूड यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमें a cos थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, a डॉट b जो कि हमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाई b, यानी कि b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका तो एक ही कंपोनेंट है 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। a cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके, अभी कुछ और तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है कि a आपको दिया है, b आपको दिया है, ठीक है, और हमें n निकालना है, दिस n, ठीक है, और कंडीशन क्या दी है, a इज़ परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री के बराबर। तो ये क्या 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है, 4i प्लस nj माइनस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने पहले भी सीखा, जो हमने वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। i डॉट i1 जब i j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से i जब k के साथ मल्टीप्लाई करेगा या डॉट करेगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बनाएगा तो 0 आएगा। तो सिर्फ i j k वाली फिगर्स रहेंगी। 4 इंटू 2 8, ठीक है, अब i नहीं आएगा, ठीक है, प्लस n इंटू 3n माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, इधर आ गया -6, n इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ज़रूरी नहीं है वहाँ ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट का उसके में रेफरेंस भी दिया जाएगा, वो आपको खुद दिमाग लगाना है कि वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा या आपका ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ठीक है, गुड। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि आपके पास ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आपने एंगल निकालना है ए एंड बी में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा,
कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा इसका, तो निकालें। तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, 2i माइनस 2j माइनस के डॉट i प्लस जे, 2 1 जाओ 2, ठीक है, माइनस 2, अब के तो है नहीं तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो ये जब 0 हो जाएगा तो आपको ए और बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई ए बी। अगर ये 0 ना होता तो मेरे को ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, वही रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आती बी का भी रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, वो जो वैल्यू आती वो हम यहाँ भरनी पड़ती, लेकिन यहाँ 0 है क्योंकि कुछ भी होगा तो ये 0 होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्केलर प्रोडक्ट के। ठीक है, अभी हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं, वहाँ ऐसे करके करते थे इसीलिए इसको डॉट करते थे। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स हैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, क्योंकि हम क्या करते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो इसको हम बोलते थे कि ये स्केलर है। ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे लिख दूं तो ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर कहाँ से आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ये एन वेक्टर है, और वो किस डायरेक्शन में होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करके रोटेट करूं, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि जो स्मॉलर ऑफ द एंगल उस तरफ मैं अपनी उंगलियों को कर्ल करूं, तो ये जो मेरा अंगूठा है थंब, ठीक है, ये बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा, यानी कि अगर मैं उस वेक्टर को सी मान लूँ, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऐसे। अब देखिए ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ गए, ओके। तो सी जो होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, और जो रूल मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कर्ल किया ऐसे करके अपनी उंगलियों को, यानी कि स्मॉलर ऑफ द एंगल जो है थीटा, ये इसको थीटा करें, ये बी है। ठीक है, तो ये थीटा ऐसे करके मैं करूं कर्ल, तो अंगूठे की जो मेरा थंब का जो डायरेक्शन है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सो सी जो होगा बेटा, सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए, सी विल बी परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई आप ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करो जो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो आपको कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि ये वेक्टर की फॉर्म है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी, जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी मिलेगी, दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे हमने अब यहाँ से आप अगर थीटा निकालना है तो सिंपल आप ए क्रॉस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। यहाँ इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं कि ए क्रॉस बी, यानी कि ये दो वेक्टर्स, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो ये नंबर होगा, ठीक है, और ये वेक्टर होगा। ठीक है, समझ गए,
या इसको आप, हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब हमने क्या सीखा कि अगर अगर वेक्टर ए है, बी है, थीटा है, तो जो वेक्टर सी होगा विच इज़ ए क्रॉस बी, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसका एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, उसको आप सिर्फ ऐसे, उसको बहुत ज़्यादा हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको नोट कर लो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ट्राइंगल की साइड से, तो इसका जो एरिया होगा, जो दैट सही है, ठीक है, ये एरिया जो है, ठीक है, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके दो वेक्टर्स जो मैं एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसका अगर एरिया मेरे को निकालना होगा, तो ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1/2 करूँगा, दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको भी ऐसे ही कि अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब मैं दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, ठीक है, दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ एक वेक्टर ये चाहिए, एक वेक्टर वी चाहिए। ठीक है, ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दो वेक्टर दिए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, किसको, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को। ठीक है, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर वो ट्राइंगल का बोलता है तो हाफ ए इंटू बी। अब देखिए ये इसका जो मॉडुलस निकालता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये फिगर आएगी कोई, ठीक है, नंबर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ए क्रॉस बी को निकालते कैसे हैं, कोई मेथड तो होना चाहिए हमारे पास। अगर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई है, ए वाई जे है, प्लस ए जेड के है, ठीक है, बी अगर मेरे पास बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है, तो मैं क्या करता था, जब डॉट प्रोडक्ट निकालना होता था मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता था, आई को करता था 1 आ जाता था, आई जे के जब करूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को जब ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि मेरे को सी वेक्टर निकालना है, तो मैं मैथमेटिक्स की एक फॉर्म को यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली रो में आप आई जे के लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये आई जे के को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं कहीं भी अगर ये ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो जाए। फर्स्ट रो इज़ आई जे के यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको यहाँ प्लस करना, यहाँ माइनस करना, यहाँ प्लस करना, 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर ए वेक्टर आपको लेना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जिस ऑर्डर में आप यहाँ कर रहे हो, ठीक है, उसी ऑर्डर में कंपोनेंट लेने होंगे। ये पहला वेक्टर है तो ये पहला ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ए क्रॉस बी जो होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, समझ गए। अलबत्ता ये माइनस ए क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ए ये बी, ठीक है, समझ गए। पहले क्या था, बी और ए था। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आपका इस केस में ये ऐसे आएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आपने बी लिया, यहाँ ए ले रहे थे, पहले बी लिया, अब ए लिया, ये बी, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे
ऐसे करेंगे तो देखिए इन टू द बोर्ड। पहले केस में क्या था, ए इधर था, हमने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे करके, ए इधर था, बी इधर था, ऐसे करके, ठीक है। अब बी से ए में जा रहे हैं तो ऐसे करके फिर अंदर जाएं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी डायरेक्शन जो होती है सी की वो चेंज हो जाती है। तो सो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि माइनस बी क्रॉस ए। इसीलिए ये अरेंजमेंट जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गलत मत करना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले आप आई लो, यानी कि आई, फिर ब्रैकेट, आई वाला कॉलम छोड़ दो, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसको करना है माइनस इसको करना है, यानी कि ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस, ठीक है। जे से मल्टीप्लाई करना, जे वाला कॉलम छोड़ दो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है, प्लस के का कॉलम छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। यानी कि आपका सी वेक्टर इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर पता चल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, डिटर्मिनेंट फॉर्म की, ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाओ इसकी, आई जे के प्लस माइनस प्लस, पहला वेक्टर कौन सा, ए क्रॉस बी निकालना है हमें, पहला वेक्टर ए है तो आई के साथ कितना है, 1 है। तो देखिए यहाँ आई जे के नहीं लिखना, आप लिख चुके हो यहाँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसका जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, 2 माइनस 3, ये क्या है 2, बी वेक्टर का 1, ये कितना है -1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आई का कॉलम छोड़ दिया, 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -3, ये आ गया, माइनस जे -1, ये इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 इंटू 3, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ठीक है, प्लस के, इन दोनों को 1 माइनस 2 2 या 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2 1, ठीक है। आई का 1 आ गया, माइनस जे का 6 माइनस 1 5, प्लस के का -4, तो ये -3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया सी। अब देखिए यहाँ आई लिखा है, यहाँ जे है, यहाँ के है, इसका मतलब दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मैं आई एम गेटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। और अगर मेरे को इसका, चलो अगले क्वेश्चन में करते हैं, अब तो मिटा दिया हमने, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों अभी वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं कि आपको दिया है कि F इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स ये है और R आपका ये फोर्स आर्म ये है, फाइंड टॉर्क। तो देखिए इसको अगर 1 बना दो, 2 बना दो, सॉल्यूशन 1 का देखो, टॉर्क जो होता है वो आपका R क्रॉस F रहता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ये क्या है, किस फॉर्म में है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो टॉर्क निकालना है, आर क्या दिया है, देखो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका जो अरेंजमेंट है, यानी कि आर अगर पहले लिखा है तो आर ही पहले यहाँ आएगा, क्योंकि अगर एफ़ लिखोगे तो माइनस में फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो आर क्या है,
आई का कंपोनेंट 5, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से फोर्स का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, आई का कंपोनेंट 4, ठीक है, इसका 10, इसका 0, ठीक है। तो कैसे करते थे, आई कॉलम छोड़ दिया, -3 इंटू 0 0, -10 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, माइनस जे, ये कॉलम छोड़ दिया, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, प्लस के, ठीक है, के कॉलम छोड़ दिया, 5 इंटू 10 -50, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका -38 के, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट वाले का है। आपने टॉर्क निकालना था, टॉर्क का फार्मूला ये रहता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन ना आए कि वेक्टर ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, ठीक है, फाइंड दिस, ठीक है। वहाँ आपको सीधा ऐसे आ जाए फोर्स इज़ दिस, आर इज़ दिस, डिस्प्लेसमेंट, या उसको आप फोर्स आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो तब आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका टॉर्क का फार्मूला होता क्या है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा या क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, तो आपको दो कॉन्सेप्ट्स वहाँ लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ये याद रखना मतलब ज़रूरी है ये, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ना बहुत कम आते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन 2, ठीक है, ये कहता है यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तभी देखिए हम क्या कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है, ये किसकी डायरेक्शन में होता है, सी की डायरेक्शन में होता है, जो कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि ये वेक्टर टर्म्स में डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये यूनिट वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं, करें। ये वाला क्वेश्चन हम मिटा देते हैं और इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है, ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले तो हमें यही चाहिए, डिटर्मिनेंट बनाओ आई जे के, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, पहले ए आएगा 2 3 1, ये क्या है 1 - 1 2, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, आई इंटू 6 + 1 माइनस जे इंटू 4 - 1, ये बेटा आपको अब खुद फिगर आउट करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 7i - 3j - 5k, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यानी कि इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ आई जे के लगा हुआ है, ठीक है। 7i - 3j - 5k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। और पिछली बार भी मैंने बताया था कि इसमें कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए गलती मत करना, यहाँ कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। 49 + 9 + 25, 25 9 34, ठीक है, 34 53 93, ठीक है। कोई ना, थोड़ा गलत गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 58 और, ठीक है, समझ गए। हाँ
अभी एन वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी, ये क्या है 7i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी, ये इसका सम चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एन वेक्टर जो है, ये देखो ये वेक्टर की टर्म में है, 7i जे के सब लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होएगा, ए और बी के, ठीक है, ओके। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम एडिशन की बात करते थे, यानी कि ऐसे करके दो वेक्टर्स लेते थे, ठीक है, ए और बी, देखो बेटा ये जो वेक्टर्स हैं ये दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इनका जो एडिशन आता था ए प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट जो आता था आपका, ठीक है, वो भी, इसको मॉडुलस नहीं लिखते, ये जो ए प्लस बी है यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एडिशन, ठीक है, इज आल्सो इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे जब एंगल पे दो वेक्टर्स होते थे तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आता था, ठीक है, समझ गए। तो अब अगर मेरे को दो वेक्टर्स ऐड करने हों और मैं बोलूँ कि दो वेक्टर्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, और एक और वेक्टर है सी, ठीक है, तो भाई उसको मैं जब क्रॉस करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, या इसको दूसरी फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इनका एडिशन है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। तो भाई देखो आप ए क्रॉस बी जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ सी, और सी जो होगा वो इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, समझ गए। और ए और बी जो है वो एक ही प्लेन पे है, इन दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी वो भी उसी प्लेन पे होगा। इसका मतलब ये हो गया ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू, ऐसे भी कहीं आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देखो ऐसा ना, वहाँ क्वेश्चन आसान ही आते हैं, ऐसे मुश्किल आते नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और बेटा प्रैक्टिस आप देखो, आप एक ही तरह के ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, ज़्यादा तरह के क्वेश्चन जो है ना वो चाहे 3-3 4-4 क्वेश्चन करो, ठीक है, एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक काम आप कर रहे हो 20 साल से, ठीक है, आप बोल रहे हो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है, ये दिस इज़ ओनली 1 साल का एक्सपीरियंस 20 बार, ठीक है। और अगर 20 काम करते हो आप 1 साल में तो ये होता है रियल 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, समझ गए, क्योंकि 1 साल में आपने 20 काम किए हैं। तो आपको वैरायटी जो है वो एक तो आपके दिमाग को कुंद नहीं होने देती, यानी कि रस्टेड नहीं होने देती, ठीक है, और दूसरा क्या है आपकी जो सही तरीके की तैयारी है वो होती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको दिया गया होता है कि दिस इज़ इक्वल टू ये, ठीक है, तो थीटा कितना है, ठीक है, तो ये क्या होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये क्या होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, ये तो ये कट गया, ये इधर आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मेरे पास ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है, ठीक है, मेरे को निकालना क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए क्रॉस बी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए आसान है बहुत, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, लेट्स से दिस इज़ पी, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 1 - 1
ठीक है। ऐसे चलो लिख लेते हैं इसको फिर से, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस माइनस i j प्लस 4k प्लस 3i माइनस 3j माइनस 12k, ठीक है। देखिए ऐसा है, i के साथ i ही ऐड हो सकता है, j के साथ j ही ऐड हो सकता है, k के साथ k ही ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं 1 माइनस 1 प्लस 3, ठीक है, तो 3i हो जाएगा, प्लस 2 1 3 ये 0 हो जाएगा, 0j हो जाएगा, प्लस 3 4 7, ठीक है, माइनस 12 माइनस 5k, तो ये होगा 3i माइनस 5k, ठीक है। ओके, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर इसमें इसके यूज़ करेंगे हम। तो P जो है विच वाज a प्लस बी प्लस सी, वो क्या है 3i माइनस 5k, ठीक है। अब a क्रॉस b क्या है, ये तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके a के कंपोनेंट्स लिखेंगे पहले 2 3, ये क्या है माइनस 1 1 4, ठीक है। कैसे करेंगे, i 8 माइनस 3 माइनस j, ये छोड़ देंगे 5 प्लस 3 प्लस k, ये छोड़ देंगे 1 प्लस 3 2, ठीक है। तो ये कितना होएगा 5i माइनस 8j प्लस 3k, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया a क्रॉस b क्या है 5i माइनस 8j प्लस 3k, ठीक है। अब ये लेट से मैं इसको, चलो इसको मानने की क्या ज़रूरत है, ए बी रहने दो, तो मेरे को दोनों का एंगल निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ये एक वेक्टर हो गया दिस इज सी, ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया दिस इज पी, और पी डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये करना आसान रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा पी सी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा ये हो जाएगा 3 5 15, ये कॉस थीटा, ठीक है, 3 इंटू 5 15 माइनस 5 इंटू 8 5 इंटू 3 सॉरी 15 माइनस 15, देखो यहाँ j का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ j का है तो वो 0 हो जाएगा, 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या होगा पी सी। अब यहाँ देखिए यहाँ 0 आ रहा है, अब आपको p और c अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्मार्टली देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं पूरी कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया हमने कि भाई इनको हमने ऐड कर लिया, ठीक है, एक वेक्टर मान लिया, एक वेक्टर की फॉर्म में बनाया, इसको भी एक वेक्टर की फॉर्म में बनाया, फिर दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है, हमें निकालना था थीटा, ठीक है, और थीटा का फार्मूला ये है पी सी कॉस ऑफ थीटा, तो ऐसे करके, ठीक है, हमने निकाल दिया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने होते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कहीं काम आ जाए तो उसमें घबराना मत, कभी कभी काम आती है, ठीक है, कि भाई आई जे के, ठीक है, देखो हमने डॉट प्रोडक्ट में तो बोलते थे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, इसी तरह से आई डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है आई क्रॉस जे, ठीक, के बराबर होता है, यानी कि आई क्रॉस जे
इज इक्वल टू के, ठीक है। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, दिस इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। तो ऐसा कहीं आ जाए तो घबराना नहीं, ठीक है, ओके, समझ गए। इसके बाद देखिए हम मोशन एंड वन डायमेंशन करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, एक्चुअल फिजिक्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त, ओके। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।